हाय दोस्तों, मैं अमरत कुमार कुशवाहा। आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में आप 6, 7, 8, 9 और 10 हर क्लास के ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम ज्यामिति के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे ज्यामिति ही क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यह गणित की एक शाखा होती है। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको ज्यामिति में देखिए, हम वृत्त पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं, कोण पढ़ते हैं, चतुर्भुज पढ़ते हैं, यानी पंचभुज पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहां से देखिए इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति या रेखा गणित कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति या रेखा गणित कहते हैं। अब देखिए, हम लोग ज्यामिति के बारे में हर पार्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए, ज्यामिति में सबसे पहला आता है बिंदु। सबसे पहले क्या आता है? बिंदु। तो देखिए, बिंदु होता क्या है। जैसे कोई हम पेंसिल को उठा के ऐसे टिक्की दे दिए तो एक हमें बिंदु दिख रही, यानी हम देखिए इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे। ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो, केवल चिन्ह मात्र अंकित हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु। अब देखिए, बिंदु की बात आते हैं हम लोग संगमन बिंदु। देखिए, संगमन बिंदु क्या आता है? संगमन बिंदु। देखिए, संगमन बिंदु जैसे कई रेखाएं जा रही हैं, अब यहां देखिए एक बिंदु हमें दिख रहा हो। तो ध्यान दीजिएगा, संगमन बिंदु होता है क्या है? जब कई रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उसे संगमन बिंदु कहते हैं। अब देखिए, संगमन बिंदु के बाद आता है मूल बिंदु। तो देखिए, मूल बिंदु क्या होता है? हम लोग देखिए कक्षा 9 में भी पढ़े और 10 में भी जानते हैं। ये हमारी जो होती है क्षैतिज रेखा होती है। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। और ये होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ये है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे रेखा के बारे में। ये तो हो गया हमारा बिंदु। अब ध्यान दीजिएगा, रेखा क्या होती है? पहली लाइन आ जाइए, रेखा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक हम ये रेखा खींच रहे हैं। अब ये देखिए, दोनों तरफ इसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, यानी कह सकते हैं ऐसी आकृति जिसकी लंबाई क्या? असीमित हो। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई असीमित हो उसे रेखा कहते हैं। अब रेखा के बाद आता है सरल रेखा। सरल रेखा। अब सरल रेखा में हम लोग क्या जानेंगे? अब देखिए, एकदम सीधी रेखा हम खींच रहे हैं। अब सरल रेखा क्या होती है? देखिए, ऐसी रेखा जो क्या हो? सीधी हो, उसे सरल रेखा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसी रेखा जो सीधी हो उसे सरल रेखा कहते हैं। अब दूसरा इसके बाद आता है वक्र रेखा। वक्र रेखा। अब वक्र रेखा देखिए, इसका एग्जांपल ये देखिए, टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, यानी हम कह सकते हैं ऐसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। अब यहां से देखिए, हम लोग पढ़ते हैं रेखाखंड। रेखाखंड। अब रेखाखंड में ध्यान दीजिएगा, ये हमें एक रेखा दिख रही है, इस पर दो बिंदु हम ले लिए, क्या? ए और बी। ए और बी। तो ध्यान दीजिए, हम रेखाखंड यहां से बताएंगे क्या? किसी रेखा पर स्थित, ध्यान दीजिएगा,
किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। फिर से सुनिएगा, किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। अब यहां से हम लोग पढ़ते हैं क्या, लंब रेखा। देखिए लंब रेखा क्या होती है। लंब रेखा, देखिए जैसे एक रेखा हमारे पास ये हो गई और ये दूसरी इस पर क्या कर रही है, आके टकराई और 90 अंश का क्या बनाई, कोण बनाई। अब यहां से देखिए हम लंब रेखा क्या बताएंगे। तो लंब रेखा की दो परिभाषाएं बता सकते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से समकोण बनाएं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से समकोण बनाएं उसे लंब रेखा कहते हैं। या फिर कहते हैं, या फिर दूसरे परिभाषा कर सकते हैं, या 90 अंश का कोण बनाए या समकोण बनाए तो भी लंब रेखा होगी, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या, समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा। अब देखिए समांतर रेखा के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए हमें दो रेखाएं दिख रही हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा। ऐसी रेखाएं जिन्हें आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसी रेखाएं जिन्हें आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, अब देखिए यहां से तिर्यक रेखा क्या होगी। जैसे मान लीजिए कोई हमारी एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा इसको ऐसे काट रही है, यानी इसको जब बढ़ा रहे थे एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो यहां से हम कह सकते हैं ऐसी रेखाएं जिन्हें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे उन्हें तिर्यक रेखा कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसी रेखाएं जिन्हें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे उन्हें तिर्यक रेखा कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभी तो हम लोग, अब देखिए अगला है संगामी रेखा। संगामी रेखा, अब देखिए संगामी रेखाएं क्या होती है। ये देखिए कई रेखाएं हम एक ही बिंदु से लेके जा रहे हैं। यहां से संगामी रेखा की देखिए हम परिभाषा क्या बता सकते हैं। जब कई रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, जब कई रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। अब यहां से देखिए रेखा के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कोण के बारे में। तो देखिए कोण क्या होता है। पहली हेडिंग हमारी है कोण, इसे इंग्लिश बोलते हैं एंगल। तो देखिए कोण के लिए हम लोग क्या बताते हैं। ये देखिए एक रेखा ये हो गई हमारी, दूसरी रेखा ये दोनों इस बिंदु पर क्या करें, मिल रही हैं और इनके बीच में क्या है, झुकाव है। तो यहां से देखिए हम लोग कोण की परिभाषा क्या बताएंगे। जब दो रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, जब दो रेखाएं एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। अब यहां से कोण के बाद हम लोग आएंगे समकोण पे। देखिए समकोण क्या होता है। समकोण, तो देखिए समकोण को हम क्या कहेंगे। यहां देखिए चित्र में ये देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कोण। अब ध्यान दीजिएगा, जिस कोण का मान 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिस कोण का मान 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। अब यहां से देखिए हम लोग आएंगे न्यून कोण पे। न्यून कोण,
अब देखिए न्यून कोण क्या होगा। हम न्यून कोण के बारे में देखिए जानेंगे, तो पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। चित्र, ये हमारी एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा, इनके बीच जो झुकाव से तो कोण कहते ए बी सी। अब ध्यान दीजिएगा न्यून कोण होता क्या है। ये देखिए 0 अंश से अधिक होता है, 90 अंश से क्या होता है, छोटा। यानी हम कह सकते हैं जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अब यहां से देखिए हम लोग पढ़ेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण। अब ध्यान दीजिएगा अधिक कोण क्या होता है। ये हमारा चित्र है, जैसे मान लीजिए 120 अंश का है, ए बी सी। अब अधिक कोण ध्यान दीजिएगा, ये जब पूरा इसके समांतर कर देंगे यानी एकदम सीध में कर देंगे तो 180 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऋज कोण। तो यहाँ देखिए हम बताएंगे क्या हमें बताना है अधिक कोण। तो यहाँ कह सकते हैं जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगला कोण हमारे पास क्या है, ऋज कोण या सरल कोण। तो ध्यान दीजिएगा ऋज कोण या सरल कोण होता क्या है। देखिए ये 180 अंश का कोण हमें दिख रहा है। यहां से देखिए इसे ही यानी जिस कोण का मान 180 अंश हो उसे ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जिस कोण का मान 180 अंश हो उसे ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे बृहद कोण। बृहद कोण, बृहद कोण। अब देखिए बृहद कोण का चित्र कैसे होगा। अब बृहद कोण में ध्यान दीजिएगा, ये 180 से तो ज्यादा है लेकिन 360 से क्या है, कम है। यानी हम कह सकते हैं जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो उसे बृहद कोण कहते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण, अब देखिए आसन्न कोण का एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं। ये हमारे पास ए बी सी एक कोण दिख रहा है, यहीं से एक दूसरा कोण निकला है, ये डी हो गया। ये हमारा हो गया पहला कोण, ये हो गया दूसरा कोण। अब यहां से ध्यान दीजिएगा आसन्न कोण क्या होगा। देखिए जब दो कोणों में, देखिए यहाँ दो कोण दिख रहे हैं, जब दो कोणों में एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब दो कोणों में एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब दो कोणों में एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, परिभाषा देखिए दूसरी परिभाषा कह सकते हैं, जब दो कोणों में एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो और शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो तो उसे आसन्न कोण कहते हैं। अब ध्यान दिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोटि पूरक कोण। अगली हेडिंग क्या हमारे पास, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। अब देखिए कोटि पूरक क्या होगा। यहां देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहे हैं,
ए बी और सी। यहाँ मान लेते हैं ये 30 अंश का है और ये कितने अंश का, 60 अंश का। या फिर ये भी चित्र हो सकता है, ये वाला हमारा 45 अंश का, ये भी कितने अंश का है, 45 अंश का। ए बी सी और डी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 अंश। यहाँ भी दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या रहा है, 90 अंश। यानी कितने भी अंश का हो लेकिन दोनों को योग करने पे कितना है, 90 अंश आए। यानी ध्यान दीजिएगा, जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए इसके बाद आते हैं समपूरक में। समपूरक कोण। अब देखिए समपूरक कोण क्या होगा, ये हमारा देखिए 180 अंश का कोण दिख रहा है। इसके बाद इसी पर हम दो कोणों में इसको बांट दिए, ये हो गया 120 अंश, ये हो गया हमारा कितना, 60 अंश। ए बी यहाँ पे लिख दिए सी। अब यहाँ पे देखिए दोनों का योग करने पे कितना आएगा, 180 अंश। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए हम लोग शीर्षाभिमुख में। अब देखिए अगला कोण हमारे पास है शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख अब थोड़ा सा ध्यान दिएगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, एक रेखा देखिए ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई। यानी जब ये दोनों रेखाएं दूसरे को काटेंगी तो ध्यान दीजिएगा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला जो हमारा कोण है इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण क्या था, एक रेखा ये दिख रही, दूसरी रेखा ये दिख रही। यानी हम कह सकते हैं, सुनिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे संपूर्ण कोण क्या होता है। संपूर्ण कोण। अब देखिए संपूर्ण कोण क्या होता है, जैसे कोई यहाँ ये है, यहां से घूम करके कोई कोण फिर यहीं आ गया, यानी वो कितने अंश से चला, 360 अंश चला। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी कोण है यहां से घूम करके कहा गया, फिर से वहीं पर आ गया, यानी कितने चक्कर पूरा किया, एक चक्कर, यानी कितने अंश का कोण, 360 अंश का कोण पूरा किया। तो हम यहां से देखिए क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण, यानी जिस कोण का मान 360 अंश हो, जिस कोण का मान 360 अंश हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। अब यहां से देखिए अगली हेडिंग है हमारा शून्य कोण। शून्य कोण। अब देखिए शून्य कोण को हमने क्या बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक रेखा हमारी ये हो गई और इसी पर एक दूसरी रेखा भी आ गई। एक तरीके से देखिए, जब घड़ी में 12 बजता है, करेक्ट 12, तो हमारी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक ही पे होती हैं। यानी वही क्रिया यहाँ भी हो रही। देखिए कि हमारी ये देखिए बड़ी वाली रेखा और ये छोटी वाली रेखा दोनों एक ही पे दिख रही हैं, यानी इसके बीच में कोई कोण नहीं दिख रहा है। जब कोई कोण नहीं दिखता है तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, शून्य अंश का कोण बनता है। ऐसे तो कह देते जिस कोण का मान शून्य उसे शून्य कोण कहते हैं, लेकिन ये नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे से ओवरलैपिंग करती हैं, यानी संपाती होती है, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो शून्य अंश का कोण बनता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे से ओवरलैपिंग करती हैं तो शून्य अंश का कोण बनता है। ओवरलैपिंग का अर्थ है संपाती, और संपाती का मतलब है जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर आ जाए उन्हें क्या कहते हैं, संपाती रेखा।
अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, केंद्रीय कोण। तो देखिए केंद्रीय कोण क्या होगा, केंद्रीय कोण ये देखिए एक वृत्त दिख रहा है और इस वृत्त के अंदर ये केंद्र पर एक कोण दिख रहा है ए ओ बी। ये मान लीजिए है हमारे पास 60 अंश का। तो ध्यान दीजिएगा ये कोण जो बना है वो वृत्त के कहां बना है, केंद्र पर। यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां से हम लोग चलेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुज क्या होती है और त्रिभुज कितने के प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए त्रिभुज, यहां देखिए एक हम चित्र बना रहे हैं, ये हो गया ए, हो गया बी, ये हो गया कितना सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारा क्या है, शीर्ष है, ये शीर्ष, और शीर्ष कितने हैं 3। ये हमारी क्या है, भुजा है, और भुजा भी कितने हैं 3। ये हमारा देखिए कोण है और कोण कितने हैं 3। और देखिए इन तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 अंश होता है। तो ध्यान दीजिएगा हम त्रिभुज कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश है तथा तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां से त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, तो देखिए त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, पहला देखिए क्या होता है, पहला हमारा होता है भुजाओं के आधार पर, पहला हमारा होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो देखिए हम जान चुके हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार में हम जानते हैं त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भुजाओं के आधार पर, दूसरा क्या होता है कोणों के आधार पे। अब हम लोग देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला देखिए, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए हम लोग इसको जान लेते हैं बारी बारी से तीनों को, तब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां से देखिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सम का मतलब होता है समान, अब बाहु मीन्स क्या होती है भुजा, और त्रिभुज में क्या होता है त्रिभुज। यानी देखिए कह सकते हैं ये त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं ए बी सी। यानी कहेंगे कि ए बी, भुजा ए बी बराबर है किसके, बी सी के, और बी सी बराबर है किसके, ए सी के। और ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों क्या है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना 60 अंश। तो यहां से देखिए हम लोग जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे तीनों भुजाएं क्या दिख रही हैं, बराबर।
यानी ऐसा त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण कितने अंश होते हैं इसके, 60 अंश के। अब देखिए यहां से हम लोग पढ़ेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, यहां से हम लोग जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गया हमारा ए बी सी, ये भुजा इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, यानी ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के बराबर। और कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं क्या कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के दो समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम लोग चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज में। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। ये हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज, यानी ध्यान दीजिएगा ए बी सी, ये हो गई ए बी भुजा, ये हो गई हमारी बी सी भुजा, ये हो गई हमारी ए सी भुजा। यानी हम कह सकते देखिए ए बी भुजा छोटी है जो इसके बराबर नहीं है, और ये ए सी भुजा सबसे बड़ी है जो ए बी क्या है, बराबर नहीं है। ना ही तो ए बी बराबर है बी सी के, और ना ही तो बी सी बराबर है ए सी के। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो। इसे ध्यान दीजिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोणों के आधार पर त्रिभुज। अभी हम लोग पढ़े थे भुजाओं के आधार पर, अब पढ़ेंगे इसके कोणों के आधार पे। तो देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, और जो तीसरा है हमारा अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये 90 अंश का होता है, ए बी सी। ये न्यून कोण होता है, इसके तीनों कोण क्या होते हैं, समकोण से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ए बी सी। ये हो गया तीसरा कोण हमारा ए बी सी, यानी ये वाला कोण मान लीजिए 120 अंश का है। तो देखिए बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, और अधिकोण त्रिभुज। यानी देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो देखिए पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज में यहाँ दिख रहा है 90 अंश, यानी हम कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है हमारे पास देखिए न्यून कोण त्रिभुज। इसमें देखिए इसके तीनों कोण क्या दिख रहे हैं, 90 अंश से छोटे दिख रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी 90 अंश से क्या हो, छोटे हो, और 0 अंश से क्या हो, बड़े हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग अधिकोण पे। अब देखिए अधिकोण में क्या दिख रहा है, ये 90 से ज्यादा दिख रहा है और 180 से क्या दिख रहा है, कम। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए यहां से हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रश्नावली में, यानी अगले टॉपिक में चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं।